एकलव्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और आज दोस्तों क्लास 11th का चैप्टर 5 है ये, और इसका पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट बनाए थे मैंने। उसमें मैंने आपको संसद, विधायिका, द्विसदनीय विधायिका, राज्यों में किस तरीके से विधायिका होती है, राज्यसभा, लोकसभा, संसद के काम क्या होते हैं और संसद कानून कैसे बनाती है, विधेयकों के प्रकार, इन सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस कर दिया इससे पहले के वीडियो में। और इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे लास्ट जो भी हमारा बच गया था। तो देखते हैं, आप अपनी स्क्रीन पे जैसे कि देख पा रहे हो, संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। तो यही देखेंगे कि संसद किन विधियों के द्वारा या किन तरीकों के द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। तो इसके दोस्तों अगर मैं सीधा आपको ये बताऊं, जैसे कि आप जानते ही हैं कि किसी दल को अगर लोकसभा में बहुमत मिलता है तो अपनी सरकार बनाती है। ऐसे में हो सकता है कि किसी को पूर्ण बहुमत मिला हो या बहुत ज़्यादा बहुमत मिला हो, काफ़ी वोट मिले हो, तो वो अपने सत्ता में आने के बाद अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल भी करने लग जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे में अगर संसद जो होगी वो सचेत होगी तो उसको ऐसा करने से रोक सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे कि संसदीय नियंत्रण के साधन, यानी कि मैं आपको हाईलाइट करता हूँ, ये जो 4 चीज़ें हैं यानी 4 पॉइंट हैं, संसदीय नियंत्रण के साधन यानी कि संसद कैसे नियंत्रित करेगी कार्यपालिका को, इसको हम देखेंगे। और ये जो 4 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है बहस और चर्चा, वाद विवाद जो होता है यहाँ पे। दूसरा पॉइंट है कानून को स्वीकार या अस्वीकार करना। तीसरा पॉइंट है वित्तीय नियंत्रण। चौथा पॉइंट है अविश्वास प्रस्ताव। इनके द्वारा कैसे नियंत्रित किया जाएगा ये सब जानेंगे। और इसके बाद आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं नीचे प्रश्नकाल, शून्यकाल और गणपूर्ति। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सेकंड पेज में ले जाता हूँ। पहले इसके बारे में, ये जो आपने 4 पॉइंट पढ़े हैं इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं और फिर वो चीज़ें मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा सारी चीज़ें। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। हमारा पहला जो ये है हेडिंग आप देख पा रहे हैं, बहस और चर्चा, वाद विवाद। दोस्तों आप जानते ही हो कि संसद के 2 सदन हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा। मैंने आपको ये बताया था कि संसद में कोई विधेयक या कोई बिल वगैरह आता है तो उस पर क्या होती है, चर्चाएं होती है, उस पर चर्चा होती है और वहाँ से वाद विवाद भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है वहाँ पे। और यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, यहाँ से पढ़ता हूँ मैं, संसद में बहस, वाद विवाद, विधेयकों पर परिचर्चा होती है। सदन में सामान्य वाद विवाद के समय भी विधायिका को कार्यपालिका पर नियंत्रित करने का अवसर मिल जाता है। जैसे कि देखो, ये प्रश्नकाल है और शून्यकाल है। यहाँ से हम समझ लेते हैं, प्रश्नकाल जो होता है दोस्तों वो होता है कि उसमें शून्यकाल से पहले वाला जो टाइम होता है वो प्रश्नकाल होता है, डेली 1 घंटा। जब भी मतलब ये संसद में सदन वगैरह चल रहा होता है उस टाइम पे जो पहला शून्यकाल से जो पहले का टाइम है वो प्रश्नकाल होता है। उसमें क्या होता है दोस्तों, सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये एक ऐसा टाइम है जब वहाँ पे संसद में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है, यानी उपस्थिति ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर संसद के जो सदस्य हैं या जो नेता वगैरह हैं, वो मंत्री वगैरह हैं, वो सब उपलब्ध होते हैं। क्यों उपलब्ध होते हैं? इस टाइम पे ये होता है दोस्तों कि सदन का कोई सदस्य अपने सवाल को सीधा उस मंत्री से पूछ सकता है। वो क्या करते हैं, आपने अगर बहस देखी हो, कभी टीवी पे देखी होगी आपने राज्यसभा या लोकसभा की, तो उसमें एक जो नेता होता है वो मंत्री से का नाम लेकर, मंत्री से कहकर अपना सवाल रखता है और उस प्रश्न का जो भी जवाब देना होता है वो उसको नेता मंत्री के द्वारा दिया जाता है। और उस टाइम पे क्या हो जाता है दोस्तों, बहसबाजी बहुत होती है। टेबल पे कूटना और एक दूसरे पे कमेंट करना, कुर्सियां तोड़ना, बहसबाजी करना, चिल्लाना और ऊंची आवाज़ में बात करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने देखने को मिलती है। इस टाइम पे क्या होता है, सामान्य जनता के हित के लिए, यानी जो मतलब नॉर्मल जो मुद्दे होते हैं जनता के, जैसे कि महंगाई हो जाएगी, खाद्यान्न वितरण हो जाएगा, अनाज की उपलब्धता, दंगे हो जाए, अत्याचार हो जाए, कालाबाजारी हो जाए, ऐसे मुद्दों को क्या किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे उठाया जाता है और इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए इसको प्रश्नकाल कहा जाता है। तो प्रश्नकाल जब खत्म होता है उसके तुरंत बाद, यानी 12 से 1 बजे जो भी है, शून्यकाल कहा जाता है। उस टाइम को कहा जाता है शून्यकाल। शून्यकाल में क्या होता है दोस्तों, शून्यकाल में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन उसमें मंत्री
जवाब दे, इसके लिए कोई उसे विवश नहीं किया जा सकता, उसकी मर्जी पे निर्धारित होता है। इसके बाद है कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति। इस तरीके से भी संसद क्या कर सकती है, इसे नियंत्रित कर सकती है, क्योंकि संसद के पास ही तो अधिकार है कि वो किसी भी कानून को स्वीकृत करे या ना स्वीकृत करे। जब विधेयक आता है, मान लो कि कोई विधेयक राज्यसभा में गया, तो राज्यसभा के पास अधिकार होता है कि उसे पास करना है या उसको नहीं पास करना, ये सब उसके पास अधिकार होता है। बहसबाजी होती है वहाँ पे, वाद विवाद होता है, अच्छे पॉइंट आते हैं, बुरे पॉइंट आते हैं, सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो देखो, कानून को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार संसद का है। विधायिका में जिसे बहुमत होता है वह आसानी से संसदीय स्वीकृति मिल जाती है। ये आसान सी बात है कि जिस पार्टी को विधायिका में बहुमत होगा, यानी संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में बहुमत होगा, उसको अपने बिल पास करवाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ कैसे, कि मान लो कि कोई सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आई है। आज की सरकार अगर हम देखें, जैसे इस टाइम पे नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उनको पूर्ण बहुमत है। अगर ये लोकसभा में कोई बिल या विधेयक वगैरह लाते हैं तो उस पर बहस वगैरह होगी, तो जब मतदान करवाया जाएगा तो वो आसानी से पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा जो सदस्य हैं जो वो उन्हीं की पार्टी के हैं जो जीते हुए हैं, और जाहिर सी बात है उनकी पार्टी कोई अगर वो बिल या विधेयक लेके आएगी तो वो उस पर सहमति दर्ज कर देंगे, यानी वो उसी के पक्ष में मतदान कर देंगे, तो वो जीत जाएंगे। और राज्यसभा में भी अगर उन्हें बहुमत है तो राज्यसभा से में भी जीत जाएंगे। तो ऐसा होता है कि जिसको बहुमत होता है वो आसानी से अपना बिल या कानून वगैरह जो भी बनवाना है उसमें स्वीकृति ले लेता है। लेकिन अब यहाँ पे मैंने लेकिन क्यों कहा, ध्यान से समझना। मैंने लेकिन से पहले आपको जो बताया है कि जिसे बहुमत मिलता है वो आसानी से अपने विधेयक को पास करवा सकता है। लेकिन के बाद ये हो जाएगा कि कई बार ऐसा हुआ है। देखो 1989 के बाद क्या हुआ, 1989 में से हाईलाइट करके आपको पूरी कहानी बताता हूँ। ये रहा 1989 से पहले क्या होता था दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ था 47 में पहला चुनाव हुआ था, 52 में, 52 के चुनाव से लेकर 1989 तक पूरी की पूरी राजनीति देश की देखे तो उसमें एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता था, कंप्लीट बहुमत मिलता था। यानी किस पार्टी को? कांग्रेस पार्टी को। अच्छे वोट मिलते थे, बहुत अच्छे तरीके से वो अपने दम पे अपनी सरकार बनाती थी। लेकिन 1989 के बाद एक नए युग की शुरुआत हुई हमारे देश की राजनीति में। वो नया युग ये था कि उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, किसी भी एक पार्टी को बहुमत मिल ही नहीं पाता था। पहले तो बहुमत मिलता था, लेकिन 89 के बाद बहुमत मिलना बंद हो गया। यानी कि कुछ वोट इस पार्टी को मिल गए, कुछ वोट दूसरी पार्टी को मिल गए, कुछ वोट किसी तीसरी पार्टी को मिल गए। यानी कि बहुमत जो चाहिए था वो तो मिल ही नहीं पा रहा था। तो ऐसे में एक नया युग शुरू हुआ जिसे कहते हैं गठबंधन का युग। यानी कि अब जब किसी को उतने वोट मिल ही नहीं पाते थे जितने में सरकार बना सके, तो उन्होंने क्या करा, आपस में गठबंधन कर लिया। यानी कि कई पार्टियों को मिलाकर आपस में गठबंधन बनाया। जैसे बीजेपी का एनडीए गठबंधन कहा जाता है, कांग्रेस का गठबंधन को यूपीए कहा जाता है। तो इस तरीके से ये गठबंधन है। तो इन्होंने क्या करा, उसके बाद आज तक जो भी शासन चला वो गठबंधन सरकार का चला था ज़्यादातर। और इसमें क्या होगा दोस्तों, गठबंधन वाली सरकार में ऐसा कर पाना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि जब अपनी सरकार है तो जाहिर सी बात है अपने लोग हैं, आसानी से वोट मिल जाएंगे। लेकिन जब गठबंधन वाले मामले में होता है, मान लो गठबंधन में अलग अलग पार्टियां हैं तो साथ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि गठबंधन वाली पार्टी हमेशा साथ ही रहे, कि दोनों अलग अलग पार्टियां होती हैं, उनकी विचारधाराएं अलग अलग होती हैं। मजबूरी में बेशक से उन्होंने गठबंधन बनाया हो या किसी लाभ के लिए बनाया हो, लेकिन मान लो किसी पार्टी को गठबंधन वाली सरकार है, लोकसभा में तो जैसे तैसे उसने बहुमत प्राप्त कर लिया, लोकसभा में उसे मान लो विधेयक पास भी करा ले, लेकिन वो जाएगा राज्यसभा में। अब राज्यसभा में उसको बहुमत नहीं मिल पाएगा, क्योंकि राज्यसभा में जरूरी नहीं है कि उस पार्टी को ही बहुमत मिला हो। तो ये चीज़ याद रखनी है कि कई बिल आसानी से 1989 के बाद लोकसभा में तो पास हो ही जाते थे, लेकिन राज्यसभा में वो पास नहीं हो पाए। तो इसलिए क्या दिक्कत हो सकती है, ऐसी दिक्कत हो सकती है कि कानूनों को स्वीकृति मिल सकती है और अस्वीकृति मिल सकती है। कैसे मिल सकती है, मैंने पूरी कहानी बताई है। जब किसी को पूर्ण बहुमत वाली सरकार हो तो थोड़ा स्वीकृति पाना उसके लिए आसान हो जाता है। अगर वो गठबंधन वाली सरकार हो या बहुमत ना हो उससे ज़्यादा, तो ऐसे में उसके लिए मुश्किल पड़ जाता है। तो यही हुआ था 1989 के बाद, ऐसा हुआ था। लोकसभा के बिल विधेयक पास हुए और कुछ पर सहमति नहीं भी बन पाई थी। इसके बाद देखो, राज्यसभा में पास कुछ नहीं भी हो पाए। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, मैंने लिख रखा है एग्जाम्पल। लोकपाल बिल, आतंकवाद निरोधक विधेयक 2000 में लाया गया था राज्यसभा में, ये पास नहीं हो सका, यानी इस जगह से ये पास नहीं हो पाया। ऐसा भी हो जाता है। तो ये आप, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन समझ जाओगे अगर ध्यान से पढ़ोगे बुक और बातों को ध्यान से सुनोगे तो आप समझ जाओगे, इतना मुश्किल भी नहीं है। तीसरा जो पॉइंट था हमने देखा था वित्तीय नियंत्रण। इसके बारे में मैंने ज़्यादा लिखा नहीं है। वित्तीय नियंत्रण में क्या होता है, सरकार के बजट पास करती है, आपने देखा होगा संसद वगैरह में।
सरकार रेलवे का बजट लाती थी या आम बजट लाया जाता था सरकार के द्वारा। सरकार ही क्या करती है, पैसा वगैरह जो भी कहाँ कितना फंड पास करना है वो सरकार इसे प्रस्तुत करती है। इसके द्वारा भी वो क्या करती है, कार्यपालिका पर नियंत्रित कर सकती है। वो पूछ सकती है कि भाई अगर मान लो कि केंद्र में किसी दूसरी पार्टी की सरकार है, राज्यों में किसी दूसरी पार्टी की सरकार है, राज्य उस केंद्र से कुछ अलग फंड मांगे या ज़्यादा पैसे की मांग करे, तो केंद्र की सरकार उससे पूछ सकती है भाई कि इतना पैसा तुम्हें किस लिए चाहिए। और उसके ऊपर केंद्र के पास ये भी होता है कि केंद्र अगर चाहे तो दे सकता है, ना चाहे तो उसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं भी दे सकता। तो यही सारी कुछ चीज़ें हैं इसमें। और एक चीज़ ये भी थी, अब बुक में देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा भारत के नियंत्रक महालेखा और संसद की लोक लेखा समिति। ये कुछ ऐसी समितियाँ होती हैं जो पैसों की जांच करती है। मान लो कि किसी सरकार ने पैसे दे दिए भाई, और बाद में अगर वो जांच करवाना चाहे कि उसका पैसा जो दिया है क्या उसका यूज़ भी कर रहे हैं या नहीं। कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों, अभी मैं आपको बता दूँ कि उदाहरण के लिए कि किसी राज्य में किसी दूसरी पार्टी की सरकार थी, 5 साल सरकार चली, उसके बाद अगले चुनाव हुए, 5 साल बाद दूसरी पार्टी की सरकार आ गई। तो दूसरी पार्टी की सरकार क्या करेगी, पहले वाली पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए काम पे जांच बिठा सकती है कि इसने इतना पैसा इस योजना के नाम पे लगाया, क्या ये सच में वो काम हो पाया या नहीं। ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे आ जाती हैं। इसके बाद देखते हैं हम आगे, अविश्वास प्रस्ताव। ये हमें याद रखना है दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अविश्वास प्रस्ताव में क्या होता है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा विपक्षी दल अपना अविश्वास प्रस्तुत करते हैं। यानी कि विश्वास उनको, मान लो किसी पे विश्वास नहीं रहता, यानी कि विपक्षी दल कह सकते हैं कि भाई हमें इस सरकार की इस बात पे विश्वास नहीं है, सरकार ने ये गलत करा है या कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसे मुद्दे में क्या होगा, वो जब अविश्वास लाया जाएगा तो उसमें मतदान वगैरह भी होता है, मतदान कराया जाता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता है, यानी सरकार गिर जाती है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ऐसे कैसे हो सकता है, जब कोई सरकार में कब आती है, जब तभी आती है जब उसको वोट मिले हो, उसको मतलब बहुमत मिला हो। और जब बहुमत किसी को पूर्ण बहुमत मिला होता है तो ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ पाता। लेकिन फिर भी 1989 के बाद की सरकारों में, जब मैंने आपको बताया 1989 के बाद ऐसी सरकारें आई थी जो गठबंधन पे चली, तो ऐसे में अपने गठबंधन वाली बाकी पार्टियों से तालमेल बिठा पाना कभी कभी सरकार के लिए मुश्किल भी हो जाता था। तो ऐसे में उन्हें अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना भी पड़ सकता था। और इसी में एक चीज़ आएगी, कोरम और बहिष्कार। तो ये जो यहाँ से टॉपिक पढ़ा है मैंने, कोरम बहिष्कार, और इससे पहले मैंने वहाँ पे पढ़ा था शून्यकाल और प्रश्नकाल। इसको मैंने आगे ही लिख दिया था पहले पेज पे, तो मैं वहाँ नहीं बता पाया, आपको यहाँ बता देता हूँ। स्क्रीन पे देखें प्रश्नकाल। प्रश्नकाल में क्या होता है, इसमें मंत्रियों से तीखे सवाल पूछे जाते हैं। प्रश्नकाल के ठीक बाद आता है शून्यकाल। प्रश्नकाल के बाद 12 से 1 बजे तक ये होता है। इसमें सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नेता वो मंत्री उससे रिलेटेड जवाब उनको दे ही। तीसरा अभी हमने पढ़ा है कोरम। कोरम जिसे हिंदी में गणपूर्ति कहते हैं। तो ये गणपूर्ति जो है, इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि सदन के किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कुल सदस्य का 10वां हिस्सा होता है। यानी कि मान लो कि जैसे कि मैं आपको बताऊं, लोकसभा में 545 सदस्य हैं, ठीक है। तो मिनिमम कम से कम कितने सदस्य लोकसभा में मौजूद हों तब लोकसभा की कार्यवाही की जाएगी, गणपूर्ति यानी कोरम होगा। तो उसके लिए 10वां हिस्सा होना चाहिए, यानी कि 545 को 10 से डिवाइड कर दो, जो भी आपके पास आएगा, ठीक है, जो भी आपके पास आएगा, यानी 545 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 45 पॉइंट कुछ आएगा। यानी कि हमें मतलब इतने व्यक्ति क्या होने चाहिए, मौजूद होने चाहिए, लगभग इतने अगर व्यक्ति मौजूद हैं तो मतलब कार्यवाही वगैरह जो भी है वो चलती है। तो इसे कोरम कहा जाता है। और एक बहिष्कार जो हमने सुना है शब्द, बहिष्कार का मतलब होता है कि कई बार क्या हो जाता है, आपने देखा होगा दोस्तों, किसी चीज़ पे वाद विवाद हो रहा होता है, खूब चर्चा चल रही है, बहस चल रही होती है, तो कुछ नेता क्या करते हैं, वॉकआउट कर देते हैं, यानी वहाँ से चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो इससे संसद क्या हो जाती है, स्थगित हो जाती है। कई बार काम क्या हो जाता है, रुक जाता है। यानी जो काम संसद में होना चाहिए था वो काम इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि बाकी पार्टियों की सरकार नेताओं ने उस चीज़ को नहीं सुना और उसको छोड़ के चले गए, यानी उन्होंने वॉकआउट कर दिया वहाँ से। तो ये हो जाता है दोस्तों। यहाँ से अगर मैं देखूँ अविश्वास प्रस्ताव के बाद एक टॉपिक है आपकी बुक में, संसदीय समितियाँ।
संसदीय समितियां क्या होती है दोस्तों? संसदीय समिति जो देखो मैंने बहुत सिंपल सा लिखा है, मैं आपको यहाँ से पहले हाईलाइट करूँ फिर बताता हूँ। संसदीय समिति व्यवस्था में संसद के विधायी कार्यों का मूल्यांकन तथा देखरेख पर सकारात्मक असर पड़ा है। कि जो संसदीय समितियां हैं ये क्या करती हैं, किसी जो विधेयक वगैरह होते हैं उस पर विचार विमर्श होता है, इन पर बहुत अच्छे से उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट निकाले जाते हैं, देखे जाते हैं। तो इससे क्या होता है, ये विधायी कार्यों का मूल्यांकन करती है, यानी जो जो भी काम है उसका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन का मतलब उसका एग्जामिनेशन लिया जाएगा कि क्या ये सही है क्या नहीं। इससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। दूसरा क्या है कि संसदीय समिति किसी बिल पर गहन विचार विमर्श करने के बाद इसे संसद के पास भेजती है। कि मतलब कोई भी विषय वगैरह होगा, कोई बिल होगा या कोई विधेयक होगा तो उस पर बहुत विचार विमर्श होगा संसदीय समिति में, उसके बाद वो संसद में आएगा। तो ऐसे में संसद का जो बहुमूल्य टाइम होता है, वक्त होता है, उस वक्त की बचत हो जाएगी। क्योंकि मान लो वही चीज़ अगर गहन विचार नहीं होता तो वो संसद में आता, और संसद में आता तो फिर भाई उस पर फिर बहस छिड़ती, वाद विवाद होता, संसद का बहुत टाइम लगता। तो वही टाइम क्या है, ये संसदीय समिति पहले ही कर लेती है उन कामों को, तो वहाँ पे समय की बचत हो जाती है। अगला है कि संसदीय समिति होने के कारण कोई भी बिल जल्दबाजी में पास नहीं किया जाता, जो कि लोकतंत्र में जरूरी है। बिल्कुल सही बात है कि कोई भी बिल जल्दबाजी में पास नहीं किया जाएगा, ठीक है, उसे संसदीय समितियों में भेजा जाता है जब, तो उस पर ध्यान दिया जाता है बहुत अच्छे से। इसके बाद देखो दोस्तों, अगला पॉइंट है संसद का कार्यभार कम हो जाता है, यानी संसद का जो काम है वो भी थोड़ा कम हो जाता है, संसद पे ज़्यादा बोझ नहीं आता है। और समितियों के जरिए संसद को सुझाव मिल जाते हैं, और ठीक है, संसद उन सुझाव को लगभग मान ही लेती है सारे सुझाव को। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से जान पाए हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी होंगी। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ बची है, दल बदल कानून। ये आपको याद रखना है, ये मैंने कवर नहीं करा है, आपको खाली याद रखना है कब आया था, बस और कुछ नहीं। लगभग मैंने चैप्टर पूरा कवर कर दिया है 3 पार्ट में, और चैप्टर की जो मेन बातें थी मैंने आपको समझा दी है। और दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ बच्चों की काफ़ी कमेंट्स आई मुझे कि आप 11th का वीडियो नहीं बना रहे हो या जो भी है। दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे टाइम कम मिल रहा था, टाइम कम होने की वजह से मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। अब मैंने ये 5 चैप्टर कवर कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे ये वीडियो समझ में आए होंगे, आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको समझ में आया तो दोस्तों मुझे ज़रूर कमेंट करके लिखें, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें मोटिवेट करते हैं। जितने ज़्यादा कमेंट मिलेंगे उतना ज़्यादा मतलब हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई हमें इस टॉपिक पर वीडियो बनानी है। और नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका 6वां चैप्टर जो है न्यायपालिका का, इसकी काफ़ी डिमांड है दोस्तों। मैं न्यायपालिका बहुत जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा, बहुत सिंपल से बहुत अच्छे तरीक़ों से आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को देखें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों